लोकसभा की 543 सीटों पर अगर सूरत और इंदौर के हाल बन जाएं तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वन नेशन और वन इलेक्शन की कवायद भी नहीं करनी पड़ेगी। राहुल गांधी अपने मंच से चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कितने हमले बोलें, लेकिन जब तक हिंदी पट्टी में अक्षय कांति बम जैसे रंगेसियार कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा सकती। दोस्तों नमस्कार, धनुष अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के अभी 2 चरण ही संपन्न हुए हैं, तीसरे चरण की तैयारी चल रही है। लेकिन पहले सूरत में नीलेश कुंभानी जो कांग्रेस के लड़ैया थे, यानी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनका पर्चा खारिज हो जाता है और बीजेपी के मुकेश दलाल चुनाव जीत जाते हैं, यानी बिना चुनाव लड़े ही निर्विरोध जीत जाते हैं। अब उसी पटकथा को इंदौर में दोहराया जा रहा है। नामांकन वापसी के कुछ ही घंटे पहले कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम अपना पर्चा वापस ले लेते हैं और वो कैलाश विजयवर्गीय जो इंदौर के बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी गाड़ी में बैठे नजर आते हैं। उत्तराखंड के लोग बखूबी जानते हैं कैलाश विजयवर्गीय को। 17 मार्च 2016 को कैलाश विजयवर्गीय को देहरादून में देखा गया था और 18 मार्च 2016 की शाम उत्तराखंड विधानसभा में ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद कांग्रेस के 9 विधायक बगावत कर जाते हैं और कांग्रेस की हरीश रावत सरकार गिर जाती है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अब जिस तरह से राहुल गांधी अपने मंचों से कभी लोटा दिखाकर और कभी दूसरे अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और पूरी बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं, उससे लगता है कि राहुल गांधी ने 2 यात्राएं जो की हैं उसके बाद उनमें काफी ज्यादा समझ बनी है राजनीति की। और जिस हिंदी के अंदाज में या जिस बधेश अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटर्स को कनेक्ट करते हैं, उसी अंदाज में राहुल गांधी भी कनेक्ट करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की पीड़ा यह है कि उसकी पार्टी में, या कांग्रेस की पीड़ा यह है कि उसके दल में बहुत सारे रंगेसियार हैं जो मौका मिलते ही अक्षय कांति बम बन जाते हैं और कांग्रेस की पीठ में ऐसा खंजर घोंपते हैं कि उस सीट से कांग्रेस बुरी तरह बिना लड़े ही परास्त हो जाती है। पूरी हिंदी पट्टी में जब तक इस तरह के रंगेसियार रहेंगे, राहुल गांधी चाहे कितनी यात्राएं कर लें, चाहे किस तरह के मुद्दों से प्रधानमंत्री मोदी की घेराबंदी कर लें, वो बीजेपी से पार नहीं पा सकते हैं। आप कल्पना करिए कि जिस अक्षय कांति बम को कांग्रेस विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देती है तो वो नाराज हो जाते हैं। अब पार्टी उन्हें लोकसभा लड़ाना चाहती है। इंदौर वही क्षेत्र है जहां से मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आते हैं। उन्हीं के बगल के, यानी उनके साथ के प्रत्याशी बगावत कर जाते हैं और ऐसे वक्त में वो कांग्रेस छोड़ते हैं जब दूसरे प्रत्याशी को भी चुनाव नहीं लड़ाया जाता था। वैसे जानकारों ने बताया कि यह ईडी और सीबीआई का खेल नहीं था। दरअसल अक्षय कांति बम पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज था और जिस दिन वो नामांकन कर रहे थे उसी दिन पुलिस हत्या के प्रयास की धारा जोड़ रही थी। आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि वो बीजेपी को हराना तो चाहती है, लेकिन बीजेपी हारेगी कैसे जब कांग्रेस अपने गढ़ में ही बेहद कमजोर नजर आती है। अगर आप हिंदी पट्टी के राज्यवार चर्चा करेंगे, अगर राज्यवार आंकड़े देखेंगे तो आपको तस्वीर साफ होगी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पिछले 2 चुनावों में हिंदी पट्टी के 10-11 राज्यों में पूरी बीजेपी के पक्ष में सुनामी चली है और कांग्रेस का सूपड़ा साफ होता चला गया। आप उत्तराखंड से शुरू कर लीजिए। उत्तराखंड की 5 सीटें पिछले 2 चुनाव से बड़े अंतर से बीजेपी जीत रही है। आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा जरूर मिले तो बीजेपी को झटका लगा और वो 62 के आंकड़े पर रुक जाती है। उसके बावजूद हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी को रोक नहीं पाती है और 10 में से 10 सीटें बीजेपी जीत जाती है। राजस्थान में 25 में से 25 सीटें बीजेपी जीतती है, 24 पर बीजेपी खुद जीतती है और 1 सीट पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी जीत जाती है। इस तरह से झारखंड जब आप जाएंगे तो झारखंड की 14 में से 12 सीटें लगातार दोनों चुनाव से बीजेपी जीत रही है और बिहार की 40 सीटों में से एनडीए यानी बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी 39 सीटें जीत जाती है। महज कांग्रेस 1 सीट वहां जीत पाती है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस महज 1 सीट जीत पाती है। इस तरह से आप जब देखते चले जाते हैं, उसके बाद जब आप जाएंगे गुजरात में, गुजरात हिंदी पट्टी से बाहर का राज्य है लेकिन वहां 26 की 26 सीटें बीजेपी जीतती है और उसके बाद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, 7 की 7 सीटें बीजेपी जीतती है। इस
इस तरह से राज्य दर राज्य कई राज्यों में बीजेपी जहां कांग्रेस से आमने सामने की लड़ाई होती है वहां उसे करारी शिकस्त देती है। और ये हिंदी पट्टी के एक दो राज्य नहीं, करीब 225 लोकसभा की सीटें हैं जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा रहता है और कुछ राज्यों में वो 100% कांग्रेस को परास्त करती है तो कहीं उसका स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर रहता है। जब बीजेपी इन्हीं 225 सीटों में से 190 के आसपास सीटें जीतने का दमखम रखती है तो भला कांग्रेस जब यूपी में एक सीट पर यानी 80 में से एक सीट पर सिमट जाती है, बिहार में 40 में से एक सीट पर जब वो सिमट जाती है तो किस अंदाज में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोक सकते हैं? बड़ा सवाल ये कि क्या 2019 के मुकाबले 2024 में इन 5 सालों में कुछ हालात बदले हैं क्या? आप जानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2018 के विधानसभा चुनाव जब हुए थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तीनों जगह कांग्रेस बीजेपी को परास्त करती है, सरकार बना ले जाती है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 के इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस को बड़ी शिकस्त खानी पड़ी है और आज वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जहां 4 की 4 सीट पर पिछले 2 चुनाव से बीजेपी का कब्जा रहा है, मात्र हिमाचल प्रदेश में यानी हिंदी पट्टी के एक पर्वतीय राज्य में कांग्रेस बची हुई है। और वो भी वो राज्य है जहां कांग्रेस के 6 विधायक इस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पाला बदल के बीजेपी में चले जाते हैं और वो उपचुनाव बीजेपी के सिंबल पर लड़ रहे हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं हिमाचल में क्या होने वाला है। जो इंदौर में हो सकता है, सूरत में हो सकता है, तो इस लोकसभा चुनाव के बाद हिमाचल में क्या हो सकता है हम बखूबी कल्पना कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की 11 में से 2 ही सीटें कांग्रेस जीत पाती है 2019 में, 9 सीटें बीजेपी जीतती है और मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी फतह करती है। मैं छिंदवाड़ा कमलनाथ के बेटे की एक सीट बचा पाती है कांग्रेस। इस बार किस तरह से कमलनाथ का फ्लिप फ्लॉप हमको देखने को मिला था, आप समझ सकते हैं किस तरह के हालात मध्य प्रदेश में। उसी मध्य प्रदेश के इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी ठीक चुनाव से पहले पाला बदल के बीजेपी की तरफ चले जाते हैं और वो एक तरह से इंदौर में बीजेपी को वॉकओवर मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के सामने चुनौतियां नहीं है। जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 चरणों में कैंपेन करते हुए गोल पोस्ट चेंज किए हैं, वो बताता है कि कहां 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी एनडीए लगातार मुद्दे बदल रहा है। और जिस तरह कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी एनडीए कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लाइन दर लाइन पढ़कर अपने हमले को धार देने की कोशिश करें। ये बताता है कि 10 साल की सत्ता के बावजूद प्रधानमंत्री को इस चुनाव में काफी कठिनाई कैंपेन में हो रही है। वो हमने उत्तराखंड में प्रधानमंत्री की 2 रैलियों में जो उनके भाषण थे वो भी देखा, हमने राजस्थान में भी देखा और दूसरे राज्यों के कैंपेन के दौरान भी देखा कि प्रधानमंत्री मुस्लिम लीग, मुसलमान और मंगलसूत्र जैसे मुद्दों पर अटक जा रहे हैं उनके पास अपनी तरफ से। क्योंकि अब तक के 2 लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी अपने नैरेटिव पे खेलती थी और अपने कोर्ट में लाकर के विपक्षी दलों को हराती थी। लेकिन इस बार थोड़ा बीजेपी को लग रहा है कि 2024 के चुनाव का अब तक जो 7 चरणों में चलाने लायक जो नैरेटिव है वो अब तक कम से कम बीजेपी की कैंपेन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैंपेन में नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदी पट्टी के कुछ राज्य हैं, कुछ पॉकेट्स हैं जहां कांग्रेस बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट मार सकती थी। अभी भी कुछ राज्यों में गुंजाइश है, लेकिन उत्तराखंड की अगर आप बात करें तो 5 लोकसभा सीटों पर जिस तरह प्रत्याशियों के ऐलान में कांग्रेस देरी करती है और फिर जिस तरह से हल्के मन से जो दिग्गज प्लेयर हैं वो मैदान से हट जाते हैं और नए खिलाड़ियों को लड़ाई लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। हरीश रावत जैसे सबसे बड़े नेता अपने बेटे की सीट पर ही हरिद्वार में उलझ कर रह जाते हैं, बाकी 4 सीटों पर नहीं पहुंच पाते हैं। लोगों ने तो यहां तक कहा कि उनके करीबी प्रदीप टम्टा लगातार उनको बुलाते रहे, लेकिन वो अल्मोड़ा जो उनका गृह जिला है वहां भी प्रचार करने नहीं जा सके। गणेश गोदियाल ने जरूर गढ़वाल सीट पर अपने तरीके से, अपने बलबूते पर बीजेपी से, अनिल बलूनी से लोहा लेने की कोशिश की, उस पिच पर बैटिंग करने की कोशिश की जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ से लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी बैटिंग करने के लिए आए। वहां अपने तरीके से स्थानीय मुद्दों के जरिए गणेश गोदियाल लड़ते नजर आए। बाकी सीटों पर उस तरह की लड़ाई देखने को नहीं मिली। यानी हिंदी पट्टी का वो राज्य है जहां पिछले 2 चुनाव से बीजेपी 5 की 5 सीटें बड़े अंतर से जीत रही थी,
वहां कांग्रेस अगर मजबूती से चुनाव लड़ती, खास तौर पर जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह जैसे नेता थे, अगर वो खुलकर के लड़ाई लड़ते, मजबूती से चुनाव लड़ते, जिस अंदाज में राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस के वेटरन चुनाव लड़े, अगर उस अंदाज में चुनाव लड़ते तो उत्तराखंड में आज ये जरूर कहा जा रहा है कि हरिद्वार और गढ़वाल में कांग्रेस कहीं ना कहीं फाइट करती नजर आ रही है। लेकिन ये तस्वीर यूं भी हो सकती थी कि वो 5 सीटों पर फाइट करती दिख सकती थी। वो अलग बात है कि फिर नतीजे क्या रहते 4 जून को। हरियाणा दूसरा राज्य है जहां 10 लोकसभा की सीटों पर बीजेपी ने 10 की 10 सीटें पिछली बार जीती थी, लेकिन इस बार रोहतक से लेकर के और कई लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी को चुनौती मिल रही है। और यह माना जा रहा है कि 3 से 4, 5 सीटों पर कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को ठीक चुनाव से पहले अपने मुख्यमंत्री तक को वहां बदलना पड़ा है, कई प्रत्याशियों को बदलना पड़ा। यह बताता है कि हरियाणा में इस बार बीजेपी के लिए 2019 जैसे हालात नहीं है। राजस्थान में भी भले सरकार में रहते अशोक गहलोत और सचिन पायलट के झगड़े चलते रहे हों, लेकिन जो रिपोर्ट राजस्थान से आ रही है वो बताती है कि अलवर से लेकर के और पूरा जो जाटलैंड राजस्थान का है, और जिस तरह से राजपूतों की नाराजगी भी, जो बयान पुरुषोत्तम रूपाला का गुजरात से आया था उसके बाद से जो राजपूतों की नाराजगी निकल के आई थी, उसका असर भी वहां देखने को मिल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से 25 की 25 सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा था पिछली बार, इस बार वहां 6-7 सीटों पर कड़े मुकाबले में कांग्रेस है और वहां बीजेपी को झटका भी लग सकता है। झारखंड में भी जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया है, उसके बाद से हालात बदले हुए हैं। और बिहार में जिस अंदाज में 17 महीने की सरकार में तेजस्वी यादव ने युवाओं में लाखों नौकरियां बांटने का मैसेज दिया है, और नीतीश कुमार का जिस तरह से फ्लिप फ्लॉप वाला रवैया रहा, जिस तरह से उनकी पलटी मार वाली इमेज बनी है, उसके बाद बीजेपी की वहां ये चिंता है कि जो जेडीयू की सीटें हैं वहां कहीं आरजेडी या विपक्ष उनको डेंट मार सकता है। तो बिहार में जहां 40 में से 39 सीटें एनडीए को पिछली बार मिली थी, वहां इस बार चुनौती है। इस तरह कई ऐसे राज्य हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी एनडीए अच्छे से फंसा हुआ जानता है कि जिस तरह उद्धव ठाकरे और शरद पवार चुनावी व्यूह रचना कर रहे हैं और जो मराठी मानुष का मुद्दा वहां चल रहा है उसका तोड़ अभी एनडीए नहीं निकाल पा रहा है। भले एनसीपी में टूट हो गई, शिवसेना में टूट हो गई, उसके बावजूद वहां पर जो विपक्षी धड़ा है वो मजबूत नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी किस तरह से बीजेपी का सामना करती है। पिछली बार बीजेपी ने 42 में से वहां 18 सीटें जीती थी। क्या बीजेपी अपना प्रदर्शन दोहराएगी, ये भी चुनौती। इस तरह से कई ये राज्य हैं जहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट पिछली बार बहुत अच्छा रहा था, लेकिन इस बार उसे चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अगर दक्षिण भारत की बात करें, 5 राज्यों की 125 लोकसभा सीटों में वहां बीजेपी को 29 सीटें पिछली बार मिली थी। ऐसा ही आंकड़ा कांग्रेस के पक्ष में भी था, लेकिन इस बार जो उम्मीदें की जा रही थी कि तमिलनाडु में बीजेपी कुछ अच्छा करेगी, वो नजर नहीं आ रहा। बीजेपी के रणनीतिकारों को तेलंगाना में 4 सीटें पिछली बार जीती थी, क्या उनको बचा पाती, क्योंकि अब वहां सत्ता में कांग्रेस आ गई है। टीआरएस वहां सत्ता से बाहर हो गई है, वो राज्य कांग्रेस के लिए एक उम्मीद वाला है। कर्नाटक में हालांकि पिछली बार भी सिद्धरामैया मुख्यमंत्री थे, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से 28 में से 25 सीटें जीत करके अपना दमखम दिखाया था, इस बार वहां कई तरह की चुनौतियां बीजेपी के सामने देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में बीजेपी गठबंधन करके अपने को टीडीपी के साथ आगे बढ़ा रही है, वहां उसको क्या ताकत मिलती है। पिछली बार वो 0 पर वहां रही थी। केरल में भी पिछली बार बीजेपी 0 पर थी, वहां वो क्या कर पाती है, ये देखना होगा। यानी कि साउथ में कांग्रेस के लिए बढ़त बनाने के लिए ज्यादा स्पेस है, बीजेपी के लिए बढ़त बनाने के लिए बहुत स्पेस नहीं है। लेकिन उत्तर भारत में, खासतौर पर हिंदी पट्टी में, ऐसे कई राज्य थे, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, यहां तक कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिले तो इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। जब केजरीवाल जेल में है तो क्या ऐसा कुछ असर होगा। पंजाब के 2 चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक पहले भी नहीं चला है, इस बार भी बहुत वहां उम्मीद नहीं बीजेपी करके चल रही कि पंजाब में कुछ वो करिश्मा कर सकती है। हालांकि कई नेता वो अपने पाले में कांग्रेस से लेकर के आई है। इस तरह से अगर देखा जाए तो चुनौती बीजेपी के सामने बहुत सारी है, उसको 10 साल का हिसाब भी देना है। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से मुद्दों को चेंज कर रहे हैं, और ये नजर आ रहा है कि बीजेपी 24 का अपना एक नैरेटिव बना करके वो सामने नहीं आ पा रही है। यानी कि बीजेपी को चुनौतियां हैं, लेकिन जो कांग्रेस के भीतर इंदौर में जिस तरह देखने को मिला, अक्षय कांति बम जैसे जो रंगे सियार कांग्रेस में बैठे हुए हैं, जिनको किसी को ईडी का डर है, किसी को सीबीआई का डर है, किसी को स्थानीय पुलिस से
किसी तरह की खतरा है या फिर किसी कोई प्रलोभन है, जो ऐसे रंगेस यार हैं वो राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि हिंदी पट्टी में पहले से कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले बहुत कमज़ोर है। और जहां दिग्गज नेता हैं, जहां हरीश रावत जैसे नेता हैं जिनको चुनावी अखाड़े में उतरना चाहिए था, जहां यशपाल आर्य जैसे नेता हैं जिनको चुनावी अखाड़े में उतरना चाहिए था, जहां प्रीतम सिंह जैसे नेता हैं, अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसे नेता हैं, भंवर जितेंद्र जैसे नेता हैं जिनको चुनावी अखाड़े में उतरना चाहिए था, वो चुनावी अखाड़े से दूर हैं। तो आप समझ सकते हैं किस पिच पर, किस कमज़ोर पिच पर कांग्रेस बैटिंग कर रही है। और उस पर भी अक्षय कांति बम जैसे और सूरत जैसे हालात जब सामने आते हैं तो उससे कांग्रेस को एक तरह से चुनावी रणनीति के तौर पर, सीटों के तौर पर भी और कार्यकर्ताओं के मोरल डाउन होने के तौर पर भी नुकसान झेलने को पड़ता है। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। नमस्कार।